हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बच्चों लोग, हम लोग डील कर रहे हैं चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड दिस इज द लास्ट वीडियो। आज की वीडियो के बाद दिस चैप्टर विल गेट एंड हियर, है ना। यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी जस्ट जो करूँगा, इसको समझने के लिए आपको इसका रिसेंट वाला वीडियो का नॉलेज बहुत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसकी नॉलेज होगी तो ही आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो स्टार्ट करें। तो लास्ट टाइम याद है हमने पढ़ा था मसल बंडल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल्स पढ़े थे। फिर हमने बात की थी कि दो फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन मायोसिन, कुछ जेड लाइन था, एम लाइन था, एच जोन था, सार्कोमियर डिस्कस किया था। प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे वो जो दो प्रोटीन थे हमारे, जो स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, जो हमारा स्केलेटल मसल होता है उसके अंदर जो प्रोटीन है हमारा, दैट इज वन इज एक्टिन एंड द अदर वन इज मायोसिन। हम क्या करेंगे, इनके मोनोमर्स को डिस्कस करेंगे। पहले आप समझ लो कि क्या होता है पॉलीमर एंड क्या होता है मोनोमर। हमारी बॉडी में या रियल लाइफ में अगर आपको कहीं भी मिलेंगे प्रोटीन्स, कोई बोले कि प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये प्रोटीन की एक चेन थी पूरी। बच्चों प्रोटीन की कोई लंबी सी चेन हमेशा छोटे छोटे मोनोमर्स को मिला के बनती है। मैं समझाता हूँ, जरा एक मिनट ध्यान दीजिएगा। सी, ये अकेला एक अमीनो एसिड कहलाएगा, मान लीजिए इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है, ए अमाइनो एसिड। तो ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, सारे अमाइनो एसिड है, बट जो मिला के बना इट इज योर पॉलीमर, इट इज योर प्रोटीन। तो ये जो अकेला था इसको बोलते हैं मोनोमर। एक मतलब मोनोमर होता है एक, और बहुत सारे बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करी जाए, क्योंकि हम लोग भी बात करते हैं एक्टिन मायोसिन के बारे में, तो अब हम क्या करेंगे, हम उनके एक एक मोनोमर को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक को डिस्कस किया मतलब आपने सबकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, होंगे सब सेम टू सेम, बट हाँ लिंक में अरेंज होंगे सारे के सारे। बात क्लियर हो रही है मैं क्या कह रहा हूँ। सो हम एक मोनोमर को लेकर डिस्कस करेंगे सेम दोनों केस में, दैट इज एक्टिन के अंदर भी एक को डिस्कस करेंगे और मायोसिन में भी एक को डिस्कस करेंगे। आपको समझना ये है कि जो बाकी मेंबर्स होंगे वो भी ऐसे ही दिखते होंगे सीक्वेंस वाइज पूरे। बात समझ में आपको आ रही मेरी? ओके ओके, ठीक है बच्चों, तो चलो मैं स्टार्ट करूँ, आपको यहाँ पे बताऊँ। सो पहले बात करी जाए एक्टिन की। ठीक है, एक्टिन का जो स्ट्रक्चर है कुछ दिखता है इस तरीके से है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। इसका एनसीईआरटी का डायग्राम जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, जो आपको नीट के लिए पढ़ना है, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ये जरा देख लेना, दोनों डायग्राम को आप मैच कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर मैं आप बात करूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है, देख लो जो ब्लू कलर का मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो राउंड राउंड दिख रहा है, उसको बोलते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंट एक्टिन बोलते हैं। एक दो चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एक ऐसे जाएगा, दूसरा वाला ऐसे जाता है, एंड दोनों एक दूसरे को हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। व्हाट इज हेलिकल? ये स्ट्रेट है, ये पैरेलल है, तो वो एक के ऊपर अगर हम इसको बाउंड करें इस तरह से करें, दिस इज हेलिकल। ठीक है, तो ये हेलिकल अरेंजमेंट होता है, एंड उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको वहां पर उस डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर ये वाला, इट इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन। इट इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन बच्चों। सो हमने क्या पढ़ा, एक्टिन, एक एक्टिन जो फिलामेंट होता है वो एफ एक्टिन से बना होता है। ठीक है, जो राउंड राउंड, ग्लोब्यूल भी कहीं कहीं बोला जाएगा, एंड उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। आपको पूरा क्लियर हो रहा है? पक्का क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ना एक ऐसा बताऊंगा स्ट्रक्चर कि उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिख रहा है ये, इट इज हम कह रहे हैं इट इज ट्रोपोनिन। एक नया स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर जो लास्ट स्ट्रक्चर है एक्टिन के अंदर, इट इज ट्रोपोनिन। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन के एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके ट्रोपोनिन उस पर रखे हुए हैं। जैसे ये आपका डायग्राम देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका ट्रोपोमायोसिन है, तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रोपोनिन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है बच्चों। क्लियर है पक्का? ओके, तुम बोलोगे सर ठीक है समझ गया, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बट एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है बच्चों? इसका फंक्शन समझाता हूँ। हमको ना पढ़ना एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट क्यों बोला है, हर एक वर्ड का मतलब होता है, समझाऊंगा मैं आपको। पहले आप इसको डिस्कस देखें कि अब क्या होगा ना, अगर आप बात करो ट्रोपोनिन की, तो मैं इसके बारे में बोलता हूँ स्टेटमेंट, इट मास्क द binding site of myosin. ओके, सो इट मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ द मायोसिन। अब बोलोगे सर ये क्या चीज हो गया? बच्चों जरा देखना, ये जो बाइंडिंग है, या इधर सिंपल सा आपका ओरिजिनल डायग्राम दिखाऊं तो ये जो ट्रोपोनिन है, आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर इंटरवल पे प्रेजेंट था ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। बच्चों एक्चुअली में क्या होगा मालूम है क्या, अगर रफली बताना चाहूँ तो दिस इज द मायोसिन। ठीक है, एक मायोसिन का मोनोमर है, मोनो मतलब वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है आपके पर्टिकुलर पूरे मायोसिन का। तो ये क्योंकि एक उसका यूनिट है, उसका एक छोटा स्ट्रक्चर, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मेरोमायोसिन।
व्हाट इट इज नोन एज मेरोमायोसिन। तो ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक, ऐसे वाले बहुत सारे होंगे तब जाके पूरा मायोसिन बनेगा, बट इट इज वन थिंग, इसको बोलते हैं मेरोमायोसिन। अब मेरी बात सुनना, मेरोमायोसिन का ये होता है आर्म, इसको हम बोलते हैं, इसका ये आर्म जो पार्ट यहाँ तक है ना, ये पार्ट अगर आप देखें, दिस हाफ जो अपर पार्ट में, इसको बोलते हैं आर्म, एंड जो बाकी का पार्ट इट इज टेल, ये टेल पार्ट एंड इट इज आर्म पार्ट। बात क्लियर हो रही है? अब मेरी बात जरा समझना, हुआ क्या कि ये जो आर्म है ना, ये पार्ट, ये जाके इस एक्टिन को टच होगा, बाइंड करेगा, उसको चिपकने वाला है आगे जाके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो जिसकी मैं बात कर रहा था, आगे ये होगा कि से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एक्टिन, जो ये आपको दिख रहा है, इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल पे वी हैव दी ट्रोपोनिन, ठीक है। सो ट्रोपोनिन यहाँ पर जहाँ पर है वो बाद में हटेगा, यहाँ से कुछ तो होगा, समझाऊंगा, बट वो यहाँ से हट जाएगा एंड दिस हेड पार्ट आके उसको अटैच होगा, कौन? मायोसिन का। तो मायोसिन का हेड जिस जगह पर, जिस पर्टिकुलर प्लेस पर उस एक्टिन पर बाइंड होता है ना, वो प्लेस इज मार्क्ड, वो पार्ट जो है वो छुपा हुआ है एट द बैक, किसके? ट्रोपोनिन के। बात क्लियर हो रही है? सो ट्रोपोनिन क्या करता है? मास्क करता है उस प्लेस को जहां पर आपका मायोसिन का हेड उसको जाके कल को अटैच होगा, चिपकने वाला, बाइंड करने वाला है। आई होप बातें क्लियर हो गई पूरी तरीके से, हाँ या ना? सो हमने डिस्कस किया एक्टिन का स्ट्रक्चर, आपने एनसीईआरटी के बुक का डायग्राम भी देखा। क्या देख रहे हैं हम लोग कि भाई इसमें देयर इज अ एफ एक्टिन, दो होती हैं फिलामेंट्स, दोनों हेलिकली अरेंज्ड हैं, उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसको और टाइटन करके बांध रहा है, और दैट इज ट्रोपोमायोसिन, वो उसके ऊपर जाता है, एंड देन उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल पे आपको ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर मिलता है। उसका काम है इट मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ द मायोसिन। आई होप चीज़ आपको क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेरोमायोसिन या मायोसिन, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में जो समझाऊं तो मैं कहता हूं कि ये मायोसिन नहीं है, ये मेरोमायोसिन है। इसको पहले समझ लीजिए, इट इज नोन एज मेरोमायोसिन, ठीक है, इट इज नॉट मायोसिन। अच्छा, तो आप बोलोगे सर फिर मायोसिन क्या होगा? बच्चों मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, पहले बात करते हैं कि मेरोमायोसिन एक्चुअली में क्या होता है। सो मेरोमायोसिन का बच्चों लोग, दिस इज द टेल पार्ट, ये उसका टेल हिस्सा है, एंड इसका ये आर्म पार्ट है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज नोन एज टेल, ठीक है, ये उसका टेल पार्ट है, एंड दिस इज नोन एज आर्म, ये उसका आर्म पार्ट है, इसका टेल पार्ट है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर आप नोटिस करो तो इस पे दो चीजें मैंने लिखी हैं, एक एटीपी बाइंडिंग साइट लिखा है, एक लिखा है एक्टिन बाइंडिंग साइट। नाउ दोनों का अपना मीनिंग है। आपको याद है आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, आपका ETS था, याद है बच्चों? वो क्या था एक्चुअली में? उसका सिंपल सा मीनिंग ये था कि हम जो फूड इनहेल करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वो जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, वहाँ पे स्टोर होगा, फिर बाद में उसका ब्रेक डाउन होगा, एंड देन जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोविला है, जो हमने कॉकरोच में भी डिस्कस किया था। माइक्रोविला में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारा फूड हर एक सेल के पास जाता है, बट सेल को फूड से मतलब नहीं है, सेल को ATP से मतलब है, बिकॉज ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। तो उस फूड को तोड़ के ATP बनाने का काम होता है वाया प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS। वो तीनों स्टेप होने के बाद आपका फूड फाइनली बनता है ATP। तो क्योंकि ये आपका एक्टिन है, ये आपका एक प्रोटीन बॉडी के अंदर है, ये मसल्स के अंदर होता है, तो जो हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उनके अंदर जो सेल होंगे उनके अंदर भी तो एक्टिन ATP होगा ना, फूड जो हमने फूड खाया था। से फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ उठानी है, इस तरह से हैवी वर्क करना है, राइट, तो मेरे यहाँ की जो सेल्स हैं, उनके जो मसल्स हैं, उनके पास भी तो ATP आया होगा जो मैंने फूड खाया था, तो उसके अंदर भी ATP बना होगा। अब वो ATP यूज होगा बच्चों, जब भी मुझे कुछ काम करना होता है ना, मेरे ब्रेन से सिग्नल जाता है, वो सब कुछ समझाऊंगा आपको जब हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। बट अभी रफली समझो कि ब्रेन से एक सिग्नल आएगा, उस सिग्नल की वजह से ये जो मायोसिन है, ये जो पार्ट है, ये क्या करेगा, इस ATP को क्योंकि आपके मसल्स में जो ATP प्रेजेंट होंगे, क्योंकि देखो सिंपल सुनो, आपके ब्रेन से सिग्नल आया, उस सिग्नल से आपके मसल्स में जो ATP था, वो ATP आके इस ATP बाइंडिंग साइट इसको आके अटैच कर लेगा। जब ATP आया मतलब एनर्जी आई तो क्या हो गया, दिस पार्ट विल गेट एक्टिवेटेड। इससे क्या होगा, ये एक्टिवेट होने के बाद ये जो है ना एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये जो पार्ट है, दिस एक्टिन बाइंडिंग साइट विल बाइंड, ये क्या करता है, बाइंड करता है किसको, एक्टिन को। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। एक्टिन को बाइंड करता है कौन, आपका मायोसिन, उसका एक्टिन बाइंडिंग साइट बच्चों।
क्लियर हो रही बातें? ये और क्लियर होगा जब बात की जाएगी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, किस तरह से एक्चुअली में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करता है। आपको वो समझने के लिए इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि यस, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन, दोनों की समझ पूरी तरह से प्रॉपर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। मैं कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दूसरे यहाँ पे दिखा दूंगा कि किस तरीके से एक्चुअली ये काम करता है, बट ये पूरा आपको क्लियर है क्या कि किस तरह से एक्टिन है, किस तरह से मायोसिन है यहाँ पर काम कर रहा हुआ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्चुअली में काम कैसे करता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम कैसे करता है। ये जो डायग्राम है, अगर आप यहाँ पे देखो और ऊपर जो डायग्राम देखो बच्चों, इसमें आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर है। देखो नीचे का जो हिस्सा है दैट इज मायोसिन, जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज योर एक्टिन। अब सुनो एक बात और पहले समझ लो कि ये क्या था, ये मायोसिन नहीं था, ये था मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर समझ लीजिए और जाएगा बच्चों, एंड उसके भी आर्म्स होंगे मान लीजिए, ठीक है। ऐसा फिर एक होगा, फिर एक होगा, लंबी से पूरी जो चेन बनेगी, दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज मायोसिन। तो पूरा जो बड़ा होगा दैट इज मायोसिन, ये जो सिंगल सा एक है इट इज नोन एज मेरोमायोसिन। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, बढ़िया, ओके। नाउ प्लीज लिसन टू मी। अब बच्चों क्या होगा एक्चुअली में, मुझे एक्चुअली बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। डू वन थिंग, आपने इन चीज़ों को कॉपी कर लो, है ना, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं क्या करता हूँ कि ये पार्ट इरेज करूंगा, यहाँ पे समझाऊंगा किस तरह से एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करती है, ठीक है। प्लीज इसको कॉपी कर लो। डन गाइस, बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। देखिए मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है, बट इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगेन वहाँ पर है, वो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये डायग्राम है, एंड लेट्स डील विद दिस। अगर बच्चों बात करें कि एक्चुअली में ये किस तरह से काम करता है, तो मैं आपको समझाता हूँ हर एक चीज़ की, कैसे एक्टिन कैसे मायोसिन का एक्चुअली में यहाँ पे एफर्ट लेते हैं दोनों मिलके, एंड किस तरह से एक्चुअली में काम होता है। आपको याद होना चाहिए सर्कोमियर क्या था, याद है सर्कोमियर क्या था? सर्कोमियर की याद है कि हमने लिखा था कि सर्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो सर्कोमियर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एक्चुअली में वो होता है कि आना चाहिए, नई आइडिया तो अगेन वो पिछले वीडियो में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इसका। तो नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि चलो मुझे आपको कुछ बोलना है, ठीक है, ये या जो मैंने अभी हाथ हिलाया, या है हाय हेलो जो भी मैं कर रहा हूँ आपको, या मैंने कोई हैवी चीज़ उठानी है, ठीक है, कोई भी चीज़, एनी एक्टिविटी, दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय माई ब्रेन। श्योर लाइक ना, क्लियर कट है कि मेरे ब्रेन से कंट्रोल होगा पूरा पूरा, परफेक्ट बात बोल रहा हूँ, ओके। तो मेरे ब्रेन ने ऑर्डर दिया, दैट इज माई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन कॉकरोच तो पढ़ा था हमने। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने ऑर्डर दिया, एंड वो ऑर्डर जो दिया वो आके एक्चुअली यहाँ पे एक्शन दिख रहा है हाई के रूप में, है ना, या कोई चीज़ उठाना पड़ता है। एक्चुअली में वो काम कैसे होता है, सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दे दिया, बट क्या देता है वो, इम्पल्स, करंट एक देता है, ठीक है, एक इम्पल्स देता है बच्चों। तो वो इम्पल्स मान लीजिए हमने यहाँ पे मेंशन किया, इट इज इम्पल्स, सिंपल सा, ठीक है, वो एक इम्पल्स आ गया। इम्पल्स फाइनली पहुंचेगा मसल्स के पास, कौन सी मसल? स्केलेटल मसल, क्योंकि एक्शन हमें वही दिखाना है। तो स्केलेटल मसल के बाद क्या याद है, मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स थे, ठीक है। अब ये जो बच्चों स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, मैंने इसके आगे पार्ट लिखा नहीं है, अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली वो हुआ क्या रहा है। मसल फाइबर याद है, उसका जो ये बॉडी थी, ये पार्ट, इसकी जो बाउंड्री थी बच्चों मसल फाइबर की, इट वाज मेड अप ऑफ सर्कोलेमा, याद है सबको, सर्कोलेमा जो बाउंड्री थी आपके मसल फाइबर की। एंड वो भी एक चीज याद होनी चाहिए फिर कि मसल फाइबर जो है इट इज फिल्ड अप विद अ लिक्विड नोन एज सार्कोप्लाज्म। सर्कोलेमा वाज द बाउंड्री, सार्कोप्लाज्म इज द लिक्विड, एंड उसके अंदर वी हैड आवर स्ट्रक्चर्स, ये वाले जो थे मायोफाइब्रिल्स, अंदर जो थे मायोफाइब्रिल्स को बाहर निकाला, देन वी वर एबल टू सी अवर एक्टिन, मायोसिन, डार्क बैंड, लाइट बैंड का पूरा क्लियर बात है, बस वही है यहाँ पर, ठीक है, वही इधर ध्यान देना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली ये है कि जो सार्कोप्लाज्म है, जो सार्कोलेमा जो लेयर है, उसके इनसाइड में देयर इज अ कैल्शियम आयन प्रेजेंट, Ca2+, याद है Ca2+ प्रेजेंट था बच्चों। दिस Ca2+ आयंस जो ये हैं, अब यहाँ पे इनका रोल है, जरा समझना प्लीज। अच्छा एक बात और क्लियर कर लो कि अगर मैं इसमें से एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकल के ऐसे प्लॉट करने की कोशिश करूं, ऐसे, ये हमारा डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये है ना पूरा, ऐसा एग्जैक्टली है ये पूरा, क्लियर बात है, आपको आइडिया सब कुछ है इसके बारे में, बढ़िया।
बच्चों ब्रेन ने करंट दिया या इम्पल्स दिया, वो इम्पल्स मसल के अंदर गया, मसल बंडल में गया, मसल फाइबर में गया, एंड फाइनली पहुंचा वो मसल फाइबर की बाउंड्री के अंदर, जो लेयर थी उसके अंदर। उस उस इम्पल्स के अंदर इतना फोर्स, इतना प्रेशर था कि उसने ऐसा प्रेशर दिया ना, जिसके कारण जो आपका Ca2+ जो कैल्शियम आयंस थे, जो इस लेयर के अंदर एम्बेडेड थे, जो उसके अंदर अटैच थे दीवार पे, कौन सी दीवार पे, सार्कोलेमा की दीवार पे, जो उसमें अंदर एम्बेडेड थे, वो बाहर आ गए। कौन? Ca2+ आयन। वो जब बाहर आए, जब वो उन्होंने बाहर आए, तो बाहर बच्चों उनको क्या मिला मालूम है क्या? उनको मिला एक्टिन, उनको मिला मायोसिन। एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन की पूरी लेयर मिल गई उनको, ये है ना एक्टिन मायोसिन। हमारा एक्टिन जिस पे ट्रोपोनिन था स्ट्रक्चर, ये वाला इस पे था ना, मैं ये बनाता हूँ, ये हमारा ट्रोपोमायोसिन था, इस तरह का लेयर, एंड इसके ऊपर ट्रिपल स्ट्रक्चर जो था, याद है ना। हैपन्स व्हाट कि एक तो Ca2+ आयन जो यहाँ पे निकले, ये बच्चों देखो, ये आपका व्हाइट वाला पार्ट इज योर एक्टिन, डार्क वाला पार्ट इज योर मायोसिन, ये बात क्लियर है। तो ये अगर आपको सार्कोमियर याद हो तो देखो ना, उसके ऊपर ऐसा था कि ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट है, जो ऊपर है एक्टिन फिलामेंट, तो बीच में मायोसिन था, वो आके इसको ओवरलैप कर रहा था। हमने कहा था कि, और देखो ऐसा एक्चुअली था वो, हमने कहा था ना कि इसका सेंटर इज नोन एज जेड लाइन, किसका? आपके एक्टिन का। बच्चों अभी एक्चुअली में यही डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर। अगर आप देखो, ये वाला जो एक्टिन है, जो ये बनाया था मैंने यहाँ पे, प्लीज एक बार देख लीजिए फिर से, जो ये एक्टिन दिख रहा है वो एक्टिन यहाँ पर एक्चुअली, एंड जो ये डार्क कलर का स्ट्रक्चर है ये आपका मायोसिन, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इस मायोसिन का हेड बाहर होता है, वो तो हमने बनाया हुआ है, हेड आर्म्स जो थे, जो यहाँ पर डायग्राम बना के पड़ा था अभी जस्ट, तो वो आर्म्स ऐसे ऊपर लगे हुए हैं। जब इम्पल्स आया ना, तो दो चीजें हुई, एक तो Ca2+ आयन बाहर आ गए लिक्विड के अंदर आके, जो दीवार के अंदर एम्बेडेड थे, प्लस आपके जो मसल्स थे उन्होंने ATP भी दिया, ATP भी मिला, कहां से? फ्रॉम योर मसल्स, ठीक। तो अब ATP भी आ गया। बच्चों ATP क्या करेगा? ATP बाइंड करेगा किसको? मायोसिन के हेड को, याद है ना। तो जब वो उसको बाइंड करेगा मायोसिन के हेड को, तो वो हो जाएगा एक्टिवेट। क्या हो जाएगा? वो एक्टिवेट हो जाएगा बाइंड करने के लिए। कौन? ये बंदा। देखो इस चीज को यहाँ समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका ATP आया, सो फाइनली ये इसको एनर्जी मिली, वो एक्टिवेट हो गया। और जो आपका Ca2+ आयन थे बच्चे, ये जो Ca2+ आयन था, देखो सब कुछ तो ये हो रहा ना, तो जो Ca2+ आयन है बच्चों, वो आके बाइंड करेगा इस ट्रोपोनिन को। Ca2+ आयन बाइंड करेगा ट्रोपोनिन को। जब Ca2+ आयन जिसको बच्चों बाइंड करेगा ना, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से हट जाएगा। मतलब ऐसा बोलो कि तीनों ट्रोपोनिन आपके, एंड यहाँ पे आपका Ca2+ आयन इसको आके अटैच हो जाएगा, और इसको इसके प्लेस से कहीं दूर ले जाएगा, हटा के ले जाएगा कहीं और, वहां से हटा देगा। तो जो मास्किंग थी, जो उसको छुपा के रखा था, जो बाइंडिंग साइड था, याद है ना, तो उस बाइंडिंग साइड वो फ्री हो गई। जब ये बाइंडिंग साइड फ्री हो गई, तो दिस पार्ट जो आपका ये आर्म है, वो आके उसको अटैच होगा। जब वो उसको आके अटैच होगा तो बच्चों तो क्या होगा? उनके बीच में बाइंडिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या उसको बाइंड कर लिया। किसको बाइंड कर लिया? आपके हेड ने, किसके? मायोसिन के हेड ने बाइंड किया एक्टिन को। वो चीज जरा यहाँ देखो प्लीज, ये आपका एक्टिन ऊपर था, ये वाला छोटा वाला, यहाँ पे उसका आर्म था, ऐसे बाइंडिंग हो चुकी है। दिस स्ट्रक्चर देखो, ये एक्टिन है, ये उसका हेड पार्ट, इसको बाइंड हो गया। अब दिस पार्ट जो अगला डायग्राम में है बच्चों, ये इनसाइड का डायग्राम ही है, ये क्या करेगा? इसको खींचेगा अंदर की तरफ। ये क्या करेगा? इसको खींचेगा। बच्चों प्लीज जरा ध्यान देना, ये पार्ट, ये जो एक्टिन आपका जो मायोसिन है, ये पार्ट खींचेगा अंदर की तरफ। किसको? इसको, एक्टिन को। सार्कोमियर इज नोन एज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये बात मैंने आपको बोली थी, उसका प्रूफ देता हूं। एक्टिन का जो सेंटर पार्ट होता है, एक्टिन का जो सेंटर पार्ट होता है, दैट इज नोन एज जेड लाइन। ये आपका जेड लाइन है। तो ये जो बीच का रीजन था, इसको तो बोला था कि दिस इज द सार्कोमियर, दिस इज द सार्कोमिया। क्लियर बात है बच्चों? अब आपके सामने की बात है कि अगर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका हेड पार्ट, ये क्या करेगा? उसको खींचेगा। किसको? एक्टिन को अंदर खींचेगा। और ये भी जो यहाँ का आर्म होगा वो भी खींचेगा। मान लो कि यहाँ पे भी एक आर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक आर्म होगा, समझ लो वो वाला, तो वो भी इसको खींचेगा। दोनों खींचेंगे अंदर की तरफ। तो दिस पार्ट विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज वो एक्टिन जो ऊपर है उसको खींच के अंदर ले आएगा। देखो ना, ये जो पहले पार्ट यहाँ था, ये पार्ट ऐसा बाइंड हुआ, खींच के अंदर ले आया, खींच के अंदर ले आया। एक्जैक्टली वही हो रहा है, खींच के अंदर। तो दिस पार्ट विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। तो बस वही चीज़ है कि से फॉर एग्जांपल ये मेरा मसल था, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे पता है बाइसेप होती हैं,
बाइसेप, बैक साइड में ट्राइसेप होती है, मसल्स होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये सेम एक्शन मैंने कहता हूँ, अभी ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किसका, सर्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब सर्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मेरा हाथ यहाँ पर आ गया, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज हाउ द एक्शन इज ब्रॉट अबाउट। सर्कोमियर प्लेज अ रोल, उसमें एक्टिन एंड मायोसिन का रोल होता है। यस, एटीपी भी आता है। एटीपी का जब तक एक्शन था तब तक इसको बाइंडिंग थी, एटीपी का पावर, जो एनर्जी मिली थी एटीपी से, वो एटीपी एनर्जी खत्म हुई तो बाद में ये जो बाइंडिंग है टूट जाएगी, ये बाइंडिंग टूट जाएगी। फिर से आपका जो Ca2+ आयन है वो उसको, इनकी बाइंडिंग भी टूटेगी, Ca2 जो आपका ट्रोपोनिन था वो आके फिर से अटैच होगा जहां पर वो पहले था, एंड देन Ca2+ आ जाएगा फिर से वॉल के अंदर, फिर चला क्या वॉल के अंदर, सब कुछ फिर से स्टार्ट होगा, अब फिर से एक्शन होगा, एंड देन पूरी साइकिल वापस घूमेगी। तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चलता है। सर्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। दोनों का एक्शन अपोजिट होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर मसल्स, आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्राइसेप रिलैक्स हो गया, अब आपका जो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये रिलैक्स हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये दोनों इस तरह से साथ में काम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मेडिकल कॉलेज में और पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में कि उनके एंटागोनिस्टिक, लाइक दोनों के अपोजिट एक्शन होते हैं, दो मसल हमेशा साथ में काम करते हैं और दोनों के अपोजिट एक्शन होते हैं। से फॉर एग्जांपल बाइसेप, जैसे बाइसेप हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्राइसेप रिलैक्स हो गया, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बाइसेप रिलैक्स हो जा रहा है। इस तरह की मसल हमारी बॉडी में हर जगह ही है, एक्चुअली बहुत जगह है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। बट दिस इज नॉट द आवर सिलेबस। ये बात करी जाए तो ये हमारा इतना हिस्सा है बच्चों, इनको प्लीज देख लो ध्यान से। ना समझ में आए तो दोबारा जरा वीडियो को देखना, क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो प्लीज मेरे को डाउट पूछना, मैं आपको डाउट क्लियर करके दूंगा। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर इज डन, नॉट डन एक्चुअली। इसके बाद एक डिजीज वाला पार्ट पेंडिंग है कि देखो ह्यूमन बॉडी, एक अगर आपके पास एनसीईआरटी ना हो तो एक एनसीईआरटी की एक ऐप आती है बच्चों। अगर आप जाओगे प्ले स्टोर पे, देयर इज एन ऐप नोन एज 1 to 12 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो उसमें आपको एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके आप देख सकते हो। मैं फिर भी आपको इसका लिंक इसमें भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो आपका पूरा पीडीएफ होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, क्योंकि आज चैप्टर खत्म होने वाला है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है पता है, मैं आपको, बट अगर आप नोटिस करोगे बच्चों तो जितने चैप्टर्स आपके बुक के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जैसे ये था कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर था, तो हर एक चैप्टर के एंड में उन्होंने क्या करा हुआ है कि डिजीज डिस्कस की। जैसे हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी इसके बाद चैप्टर वही डील करने वाले, तो ह्यूमन हार्ट के पे बेस्ड है। तो ह्यूमन हार्ट को लेकर कितनी बॉडी के अंदर डिजीज होती हैं, कैसे हार्ट अटैक कैसे आता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है उस चैप्टर में। वैसे ही इस चैप्टर के अंदर बोन्स के बारे में डिस्कस किया, मसल के बारे में डिस्कस किया, तो इनको लेके कौन कौन सी डिजीज होती हैं हमको वो डिस्कस करना है, ठीक है। जस्ट इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, पहले उसके काम कीजिए, रफली इसको ऐसा बना लीजिए, है ना, इसको ऐसा रफली बना लीजिए। अच्छा, एक बात और, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो मैंने नाम दिया था, इसका नाम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्यों था बच्चों, बात समझना जरा। मायोसिन भी एक फिलामेंट है, एक्टिन भी एक फिलामेंट है, जरा प्लीज समझिएगा। ये आपका मायोसिन का आर्म था, ये आपका एक्टिन था बच्चों, नीचे मायोसिन ऊपर एक्टिन, ये उसको खींच के अंदर ला रहा ना, ये उसको खींच के अंदर ला रहा है बच्चों ना। तो जब वो उसको खींच के अंदर ला रहा है वहां से, तो एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर, हाँ, नीचे होता है मायोसिन, एक्टिन आपका ऊपर होता है, वो थिन भी होता है। दोनों का नाम रखना कि एक्टिन इज थिन, और आपका जो क्या बोलते हैं मायोसिन, वो थिक भी होता है। तो जो आपका थिन फिलामेंट है, इट इज स्लाइडिंग ओवर द थिक फिलामेंट। बात क्लियर हो रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। नाउ डू वन थिंग बच्चों, प्लीज इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लो अपने तरीके से, इसको कहीं अलग बना लो, इन चीज़ों को अलग बना लो, बट कैल्शियम आयन मेंशन जरूर करना, ये उसको बाइंड के ले जाता है। टेक्स्ट बुक में हर एक चीज़ लिखी गई, आपको सब कुछ पढ़ने मिलेगा, बट स्टिल आपका एक पर्सनल नोट्स होना चाहिए जिसमें आप अपने समझ से कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है वो आपको लिखना होता है। आप इसको रफली लिखो, इसके अंदर कुछ ऐड करना है आपके अपने अंडरस्टैंडिंग से, तो फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ 2 साल के लिए पढ़नी है, 1 साल के लिए नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को वैसा नोट करना है, ठीक है। प्लीज़ वो कॉपी कर लो। इसके मैं आपको लास्ट टॉपिक जो है डिजीज के बारे में वो डिस्कस करता हूं, देन दिस चैप्टर विल गेट एंड। प्लीज कॉपी करो। डन गाइस, बढ़िया। देखिए चलिए, अब हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है, हम डील करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर जो भी डिजीज हमारी बॉडी में देखने मिलती हैं रेगुलर बेसिस पर, उनके बारे में कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट डिजीज जो लिखा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नॉर्मली ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, मतलब देखो ऐसा बोलूँ कि कुछ लोग होते हैं जो जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं। अब बोलोगे ऐसा समझा नहीं, मतलब देखो ना, कुछ लोग खानदानी बहुत बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक तो
लाइक वो पहले से वीक थे, ऊपर से उनका जो, या वीक नहीं भी थे कभी से, समझो कि मतलब एक कोई इंसान है, उसके वो बहुत स्ट्रांग था, उसके दादाजी बहुत स्ट्रांग थे, उसके डैडी थोड़े वीक हो गए, एंड देन अभी जो जनरेशन, करंट जनरेशन है वो और वीक हो गई। ये ऐसे होता है कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल, जो उनका जीन्स है, जो उनका डीएनए है ना, वो बाय द टाइम और वीक होते जा रहा है, वो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जिसके कारण से वो हमारे मसल्स को और स्ट्रांग कर पा रहा है। एक बात याद रखना, हमारी बॉडी का हर एक कैरेक्टर, हर एक फीचर, चाहे वो कलर की आईज ऑफ कलर हो, या हेयर का कितने हमारे सर पे हेयर्स हैं, एवरीथिंग, या बॉडी कितनी, हाइट कितनी लंबी होगी, हाइट कितनी छोटी होगी, स्किन कितनी फेयर होगी, कितनी डार्क होगी, एवरी फीचर ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। सो एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर डायरेक्टली जीन से लेन देन है, कि बॉडी के मसल्स बहुत वीक होते हैं, और वो नेचुरल चीज़ है, उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये कैसा होता है कि जैसे बच्चा जब यंग होगा, जब बहुत होगा, उस वक्त सही होगा, उस वक्त वो काफ़ी ठीक होगा, फिट होगा, जैसे अभी मैं हूँ तो अभी फिट होगा, बट बाय द टाइम, जैसे नॉर्मली मैं एक ह्यूमन की बात करूँ तो वो 40 या 50 के बाद, मेल्स की बात करी जाए, फीमेल्स की बात करो 35 के बाद उनकी मसल थोड़ा वीक होने लगती हैं, बट इनकी कंपैरेटिवली और जल्दी 5 to 10 ईयर्स और जल्दी वीक होने लगती हैं वैसी मसल्स, उसको बोलते हैं, हम बोल दो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसा डिसऑर्डर जो बाय द टाइम बढ़ता है या बाय द टाइम मसल्स को वीक करता है, एंड इसका कोई बाहर का कोई सोर्स नहीं है, इसका सोर्स जो है इस डिजीज का, वो बॉडी के अंदर है, वो हमारे खुद के जीन्स होते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हुई बच्चों। ओके, नेक्स्ट थिंग बात करी जाए आर्थराइटिस। सिंपल सा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। बॉडी के अंदर जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं, एल्बो हो गया, नी हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, एनी जॉइंट, अगर वहाँ पे स्वेलिंग देखने मिल रही है, इन्फ्लेमेशन देखने मिल रहा है, इट इज सिंपली नोन एज आर्थराइटिस। इसके सोर्स बहुत कुछ हो सकता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई चोट लगी होगी, कहीं आप गिर गए होंगे, एनीथिंग कैन बी द रीजन, बट सिंपल सा आर्थराइटिस इज रिफर्ड एज द स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स। जहाँ पे स्वेलिंग होगी दैट इज नोन एज आर्थराइटिस। बात क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट थिंग एक होता है टिटैनी। ये बड़ा कॉमन एग्जांपल, ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा। इसके बारे में मैंने जो पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। ये बात थी कि जो हमारा ये इसे हमारे लेग्स के जो काल्फ होते हैं, वो देखो ना, कभी कभी रात के टाइम बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जकड़न आती लगता है, बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर हमारे लेग्स को हम स्ट्रेच करते हैं, देन धीरे धीरे थोड़ा ठीक होता है। बच्चों मैंने उसको रीजन में लिखा है, अ रैपिड स्पैज्म। स्पैज्म का मींस होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये बुक की लाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया जानबूझकर। रैपिड स्पैज्म, अ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। अभी ये जो हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि बिना कैल्शियम के वो जो ट्रोपोनिन का मास्किंग था वो हटता नहीं। अगर वो हटता नहीं तो एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग होती नहीं, तो कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपका कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब किसी बंदे के अंदर अगर उसके बॉडी फ्लूइड के अंदर या उसके डाइट में कैल्शियम का ही कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे एक ऐसा डिजीज की बॉडी में जनरेट होता है, उसको बोलते हैं टिटैनी। ये लगभग सब में देखने मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जितना हो सकता है स्पिनच वगैरह, मिल्क ड्रिंक करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जो ओस्टियोपोरोसिस, पोर्स इन द बोन्स। पोर्स मतलब होल्स, है ना। एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। हम बात करें तो ये जल्दी ज़्यादा करके अक्सर ये हमको फीमेल्स में देखने मिलता है, मेल्स में बड़ा कम देखने मिलता है। अब फीमेल्स में क्यों देखने मिलता है? जब एक फीमेल पर्टिकुलरली 13 की एज पास करती है, कोई बच्ची जो फीमेल है एंड 13 ऑफ एज उसकी पास हो गई, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बच्चों इसके बारे में डिस्कस करेंगे 12th में। बॉडी में दो हार्मोन होते हैं, आपने पढ़ा भी है, और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर। वो दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं? स्पेशली ईस्ट्रोजन की बात करूं तो ईस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल की बॉडी के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में काम आता है, उसकी बोन्स को स्ट्रेंथ देने में काम आता है। तो एक टाइम आता है कि जब फीमेल का पीरियड्स या बोले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो एक टाइम के बाद वो खत्म भी तो होती है ना। तो जब वो खत्म होती है उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन ईस्ट्रोजन नहीं आता, तो उसके अंदर ईस्ट्रोजन ना आने के कारण क्या होता है? फीमेल के बोन्स बहुत वीक होने लगते हैं। अगर आप जाके उस पर जोर से किसी पर्टिकुलर वुड से या किसी से उस पर आप अटैक करोगे तो इट कैन ब्रेक। इतना वो ब्रूटल हो जाता है कि टूट भी सकता है वो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ओस्टियोपोरोसिस का सिंपल सा मीनिंग है पोर्स इन द होल। इसका रीजन होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन्स इन द बॉडी एंड इट इज मोस्टली सीन इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बच्चों बात करी जाए माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है ये। इसको समझने के लिए आपको मैं बताऊं तो याद है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमको ऑर्डर देता है कि भाई मसल्स को मूव कराओ, कुछ काम कराओ। वो मसल इम्पल्स लेके आता है, जस्ट डिस्कस किया था अभी। ठीक है, तो वो इम्पल्स या करंट लेकर समझो आया बच्चों, तो वो जो इम्पल्स लेकर आता है ना, वो कहाँ लेके आता है? फाइनली आपके वो कैल्शियम आयन तक लेके आता है। कैल्शियम मतलब जो हमारा सर्कोप्लाज्म था नॉर्मली। अब ये इम्पल्स यहाँ तक लेके आया, यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं ना, इनके बीच जंक्शन है, यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पे जंक्शन है बच्चों। अब कैसा है पता है? यहाँ पे क्योंकि जंक्शन है, हमारी बॉडी में
जब भी कोई वायरस वगैरह बॉडी से बाहर आता है, बॉडी के बाहर से जब अंदर आता है, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की जब ना हो, वो जब हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है। क्या है? एक हमारा इम्यून सिस्टम है। हमारा इम्यून सिस्टम उन चीज़ों पे अटैक करता है उस पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी पे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। दिस इज नोन एज इम्यूनिटी। अब वो क्या कर रहा था? अब तक प्रोटेक्शन दे रहा था हमारा इम्यून सिस्टम, बट ड्यू टू सम चेंजेस, कुछ सर्कमस्टांसेस है, इसके बारे में डिटेल में आपको फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज जानने मिलेगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि वही जो हमारा इम्यून सिस्टम था वो क्या करता है, वो खुद के बॉडी के सेल्स पे अटैक करने लगता है। अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहता है। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हटे मतलब क्या होगा बच्चों? वो ना जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो आपकी बॉडी का WBC जो हमारी बॉडी को अब तक प्रोटेक्ट कर रहा था ना, वो आके खुद के सेल्स को, खुद के जंक्शंस को तोड़ देगा ऐसा। अब यहाँ से क्या होगा, ये एक कनेक्शन ब्रेक हो गया तो ब्रेन से सिग्नल तो आएगा कि नहीं भाई हैंड मूव करो, लेग्स मूव करो, एक्शन तो दिखाओ, बट वो सिग्नल यहाँ से आगे यहाँ तक मसल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यहाँ पर गैप है। इसकी वजह से क्या होता है? पैरालिसिस देखने मिलता है बच्चों। एक केस होता है ना कि हेमोरेज, कोई पेशेंट है जो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, उसके ब्रेन में क्या होता है कि ब्लड फट जाते हैं या उसकी आर्टरीज होती है उसमें ब्रेक हो जाती है। उससे क्या होता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने के कारण वहाँ से सिग्नल तो बनता है बट वो बॉडी तक पहुँच नहीं पाता है। ऐसे केसेस में, या ये वाला जो हमारा केस है माइस्थेनिया ग्राविस वाला केस, इन सब केसेस में क्या होता है, एक नॉर्मल सिम्टम देखने मिलता है बॉडी के अंदर, दैट इज पैरालिसिस। पूरी बॉडी एक साइड से या दोनों साइड से भी पूरी बॉडी भी पैरालाइज हो सकती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द थिंग दैट यू हैव टू डिस्कस इज गॉट। बच्चों गॉट के बारे में बताऊं तो जॉइंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, कोई भी जॉइंट, छोटा जॉइंट, बड़ा जॉइंट, कोई भी जॉइंट, एनी जॉइंट, यहाँ पर ना हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है। हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में 3 तरह का वेस्ट होता है। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मतलब हमें बात करना नेक्स्ट चैप्टर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, उसके बाद बात करेंगे, एक चैप्टर है किडनी के ऊपर है। बच्चों उसके अंदर क्या है मालूम है, हमारा जो ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसके अंदर आके वेस्ट डिपॉजिट हो जाता है। आप बोलोगे कैसा वेस्ट? बच्चों हमारी बॉडी में वेस्ट 3 तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये तीनों तरह का वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है और वो हमारे यूरिन में और हमारे फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर चले जाता है। बट ड्यू टू सम डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म वो हमारी बॉडी से अगर बाहर नहीं जा पाता है, कौन? हमारा वो जो यूरिक एसिड है, तो वो क्या करता है, यूरिक एसिड वो ब्लड में घूम रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, जाके जॉइंट्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। अगर वहाँ पे अगर डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग देखने मिलती है। जो वो स्वेलिंग होती है, दैट स्वेलिंग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इज रिफर्ड एज गॉट बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ 6 तरीके की डिजीज आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपको इनको रीड करना है टेक्स्ट बुक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका वो दे दूंगा, आपको वहाँ से पूरा पढ़ के अच्छे से रीड करना है। एंड मैं आपको मोस्टली पर्सनल में भी भेज दूंगा आपका ये PDF। ठीक है, तो दिस चैप्टर एंड्स हियर। मैंने हर एक पॉइंट डिस्कस किया है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि हर एक चीज़ को लाइन टू लाइन रीड करिए, मसल का पार्ट, बोन्स वाला पार्ट, हर एक चीज़ को। जो भी डाउट होगा प्लीज़ व्हाट्सएप कर लो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, हर एक चीज़ आई क्लियर एवरीथिंग। सो हमारा जो एक चैप्टर और यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्टली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और तब तक के लिए आज बाय बाय।